हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम पढ़ेंगे पाल्प। तो पाल्प क्या है? पाल्प एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्ड स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है। हार्ड स्ट्रक्चर क्या क्या है? एक तो डेंटिन हो गया और क्राउन में इनामेल हो गया और जो रूट है उसमें सीमेंटम है। उससे क्या होता है? सराउंडेड होता है। तो जो पाल्प है वो होता है क्राउन में भी प्रेजेंट होता है और रूट में भी प्रेजेंट होता है। और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो होता है इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है, जिसके बीच में ब्लड वेसल्स रहता है, नर्व्स रहता है। और ये पाल्प बहुत ज़्यादा वस्कुलर होता है। और पाल्प जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है वाइटलिटी ऑफ टूथ स्ट्रक्चर का। अब देखेंगे जो पाल्प का मॉर्फोलॉजी हम लोग देखेंगे अभी। तो ये जो पाल्प है इसका जो शेप है वो तीर जैसा ही दिखता है बाहर से। और इसका जो पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स होता है। एक तो कोरोनल पार्ट हो गया, मतलब क्राउन में जो पाल्प रहेगा उसको कहेंगे कोरोनल पार्ट्स, और जो रूट में रहेंगे उसको कहेंगे रेडिक्यूलर पार्ट। ठीक है। तो कोरोनल पार्ट होता है वो क्राउन में रहता है और उसका बहुत सारा साइड हो सकता है। एक तो 6 साइड होता है टोटल। एक हो गया बक्कल वाला साइड, लिंगुअल वाला साइड, मीजियल वाला साइड, डिस्टल वाला साइड और ऑक्लूशल वाला साइड, मतलब ऑक्लूशल एक्सपेक्ट। यानी जो 5 इधर उधर हो गया। और नीचे वाला एक रह गया, वो है फ्लोर। मतलब जो सामने पीछे दाने बाएं और ऊपर नीचे, ये छः तरफ हो गए ना। तो वो कौन सा है? एक बक्कल, लिंगुअल सामने पीछे, मीजियल, डिस्टल और ऑक्लूशल और फ्लोर। ये हो गया कोरोनल पाल्प। और कोरोनल पाल्प में एक हाईएस्ट पोजीशन रहता है जो हॉर्न जैसा दिखता है, जिसको कहते हैं पाल्प हॉर्न। और उसके बाद आ जाएंगे रेडिक्यूलर पार्ट। रेडिक्यूलर पार्ट कहाँ रहता है? इनरमोस्ट रूट में, मतलब रूट में सबसे अंदर वाला पोर्शन है पाल्प, और वो कहेंगे रेडिक्यूलर पोर्शन ऑफ द पाल्प। और वो एक कैनाल बनाता है जिससे कहते हैं रूट कैनाल। और उसके साथ अगर ब्रांच रह जाए तो उसको कहेंगे एक्सेसरी कैनाल, मेल ब्रांच रहेगा। और वो एक रूट के एकदम टिप में एक फोरामेन से निकलता है, जिसे कहते हैं एपाइकल फोरामेन। और एपाइकल फोरामेन से ही ये सब नार्व वगैरह और ब्लड वेसल्स ये सब अंदर जाता है पल्प के। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द पल्प। तो पल्प का हिस्टोलॉजी देखने के लिए पहले क्या जाता है, पल्प एक सॉफ्ट टिश्यू है तो इसको पहले डीकैल्सिफाइड करना पड़ता है। तो पहले क्या होगा? पहले इसे एसिड से डीकैल्सिफाइड करना पड़ता है। जैसे कि 5% नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी हो जाए डीकैल्सिफिकेशन। अगर स्लो करना है तो इसलिए फॉर्मिक एसिड है, अदर वीक एसिड है जो स्लो डीकैल्सिफिकेशन करता है। तो जैसे डीकैल्सिफिकेशन हो गया उसके बाद इस टूथ को वॉश करना होता है वाटर में वॉश करने के बाद उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग करना पड़ता है। टिश्यू प्रोसेसिंग टेक्निक हो जाए उसके बाद हम लोग इसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या दिखाई देता है? तो इसमें बहुत सारा जोन दिखाई देता है। मेनली 4 जोन दिखाई देता है। एक हो गया ओडोंटोब्लास्टिक जोन, सेल फ्री जोन, सेल रिच जोन एंड पल्प कोर। सब जोन हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले ओडोंटोब्लास्टिक जोन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारा ओडोंटोब्लास्ट होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ओडोंटोब्लास्ट रहता है और ये एकदम सुंदर सा सजा हुआ एक रो की तरह होता है। तो ये सबसे मतलब ज़्यादा नंबर में ज़्यादा होता है
क्राउन में, और रूट में नंबर में काम होता है और छोटा भी होता है। तो क्राउन में जो होता है वो होता है कलमनर होता है दिखने में, और जो मिड पोर्शन में यानी क्राउन और रूट के बीच वाला जो पोर्शन है उसमें रहेगा क्यूबॉइडल, और जो रूट वाला पोर्शन है उसमें मतलब एकदम एपाइकल जो पोर्शन है उसमें एकदम फ्लैट जैसा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये ओडोंटोब्लास्ट रहता है। तो कितना रहता है, ये जो नंबर है वो है 59,000 to 76,000 पर mm² में, इतना तक रहता है ये। तो ये इसके जो ओडोंटोब्लास्ट है, दो ओडोंटोब्लास्ट के बीच में गैप जंक्शन देख सकता है, क्योंकि उसको डेंटिन बनाने में बहुत सारा काम है उसको, तो इसलिए तो उसको जंक्शन चाहिए, तो इसलिए गैप जंक्शन दिख सकता है, टाइट जंक्शन है, और बहुत सारा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं हम लोग। तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जब तक टूथ है तब तक ओडोंटोब्लास्ट है। तो ये ओडोंटोब्लास्ट अगर टूथ है लेकिन ओडोंटोब्लास्ट मर गया तो क्या होगा, तो क्या होता है, ओडोंटोब्लास्ट तो फर्दर डिवाइड नहीं करता, तो वो क्या होता है, एक अलग सा सेल रिच में एक सेल होता है जिसे कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल। ये क्या करता है, नया ओडोंटोब्लास्ट बनाता है। जैसे कोई ओडोंटोब्लास्ट मर गया तो नया ओडोंटोब्लास्ट वो अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइम सेल से ही बनेगा, और बन के वो जहाँ पर नहीं मतलब एब्सेंट हो गया वहाँ पर आके प्रेजेंट हो जाएगा। और ओडोंटोब्लास्ट क्या का सिंथेसाइज करता है, वो तो एक कोलाजिन सिंथेसाइज कर सकता है और नॉन कोलाजिनस प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकता है। तो वो 3 स्टेज में रहता है, एक तो हो गया एक्टिव स्टेज में, एक हो गया ट्रांजिशन स्टेज में, और एक हो गया रेस्टिंग स्टेज में। तो जब एक्टिव रहता है तब क्या होता है, जब एक्टिव रहता है सेल इलोंगेटेड रहता है और न्यूक्लियस बेस में रहता है, और जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक होता है। और इसका जो जब एक्टिव रहता है तो इसका जो गोल्गी apparatus है ना वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, और राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एबंडेंट होता है, और बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, और बहुत सारा वेसिकल्स भी दिखाई देता है। और जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तब क्या होता है, ये और भी ज़्यादा बेस में चला जाता है न्यूक्लियस, जो एक्टिव सेल में जितना बेस में था उससे भी ज़्यादा बेस में चला जाता है, और लिपिड फील्ड वैक्यूल जैसा दिखता है रेस्टिंग स्टेज में। तो कौन बच गया, अब ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट स्टेज बच गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत नैरो हो जाता है, बहुत कम ऑर्गेनेल्स रहता है, और जो वैक्यूल है ना वो ऑटोफेजिक वैक्यूल होता है। ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस ये क्या है, ये एक ओडोंटोब्लास्ट का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक जाता है, डेंटिन तक जाता है, जिसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर डेंटिन तक जाता है, उसे कहते हैं ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। और जो स्पेस है ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस और डेंटिनल ट्यूब्यूल के बीच में, उसमें रहता है डेंटिनल फ्लूइड।